वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यशोदा और आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 जिसका नाम है उत्तक, इंग्लिश में टिश्यू। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं शेल, कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? तो जीवन की मूलभूत या छोटी इकाई को हम बोलते हैं कोशिका। कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई होती है और कोशिकाओं से मिलकर के बनता है टिश्यू। टिश्यू हिंदी में और उत्तकों से मिलकर के बनते हैं अंग, इंग्लिश में ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसी को हम आगे शुरू करते हैं बिना समय व्यतीत किए, वेस्ट किए। चलो, देखो क्या है कि यहाँ दे रखा है कि हमने पहले पढ़ा है कि सभी जो भी जीवित प्राणी होते हैं या पौधे होते हैं सारे कोशिका से बने होते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 5 में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ा। उसमें हमने ये भी पढ़ा कि एक कोशिकीय जीव होती है, बहुकोशिकीय जीव होती है ना। सो एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किया जाता था। हमने ये भी जाना, एग्जाम्पल देखा था हमने, अमीबा, पैरामीशियम, है ना। तो उसमें क्या होता था, एक कोशिका जीव था हमारा अमीबा पैरामीशियम, और सारे काम क्या होता था, एक ही जीव के द्वारा किया जाता था। उदाहरण के लिए यहाँ दे रखा है, यहाँ पर भी अमीबा दे रखा है, ठीक है, जो कि एक ही कोशिका के द्वारा सारे कार्य करती है ना। भोजन लेने की क्रिया हो गई या गैसीय विनिमय हो गया, मतलब ऑक्सीजन का आना जाना, उत्सर्जन मतलब कि वेस्ट मटेरियल को बाहर करना, ये सारी चीज़ें क्या होता था, अमीबा एक ही कोशिका के द्वारा करता था। लेकिन जो हमारे बहुकोशिकीय जीव, हमने एग्जाम्पल के द्वारा सीखा था कि भैया एक घर में अगर मान लो एक बंदा है, एक मेंबर है, तो सारा काम क्या करेगा, वो एक ही बंदे को सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, उसी बंदे को अर्निंग करने का भी काम करना पड़ेगा, घर के सारे काम धंधे उन्हें ही करना पड़ेगा। वही पोछा लगाएगा, वही बर्तन धोएगा, वही खाना बनाएगा। वही एक जगह पे क्या है, एक घर में बहुत सारे मेंबर हैं, है ना, बहुत सारे मेंबर हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वो अपने काम को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर देंगे कि हाँ भैया लो, खाना बनाने का काम तुम कर लो, अर्निंग का काम तुम कर लो, पोछा लगाने का काम तुम कर लो, है ना। तो हमने उसमें ये देखा था कि भैया जो एक बंदा काम करता था सारा, उसका जो है जीवन भी कम होता था, है ना, जीने की क्षमता भी उसमें कम होती थी। वही जो काम डिस्ट्रीब्यूट करके करता था, उसकी लाइफ भी ज़्यादा थी, लंबी आयु थी। ठीक है, तो हमारा जो मानव शरीर है, मानव शरीर जो है उसमें क्या है, बहुकोशिकीय है। मानव शरीर क्या करता है, सारे काम को अकेला ना कर करके सभी काम को अलग अलग डिवाइड कर देता है और सारे मिलकर वो कार्य करते हैं। वही एक कोशिकीय जीव क्या होता है, भोजन को ग्रहण करने से लेकर के उत्सर्जन तक का कार्य एक एक ही बंदे को करना पड़ता है, जैसे कि हमारा अमीबा हो गया। ठीक है, सो यहाँ दे रखा है कि बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं, एक दो नहीं, लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं बहुत ही विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। फॉर एग्जाम्पल के हमारे जीवा का कार्य क्या है, हमारे जीव का कार्य क्या है बेटा, आप बताओ। हमारे जीव का कार्य है कि वो स्वाद ले, है ना। पैरों का काम है चलना, दांत का काम है चबाना, हाथ का काम है कुछ कार्य करना, हृदय का काम है ब्लड को पंप करना। तो इसमें क्या होता है कि एक विशेष कार्य को एक कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक विशेष कार्य जो है कोशिकाओं के विभिन्न समूहों के द्वारा किया जाता है। और कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मतलब अब एक ही कार्य एक बंदा करेगा तो उस चीज़ में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ इसमें भी है। मान लो कोई स्पोर्ट कंपनी में वर्क कर रहा है, उसका काम क्या है, कटिंग करना, सिर्फ और सिर्फ कपड़ों की कटिंग करना। तो कटिंग करने में एक्सपर्ट होगा या नहीं होगा? वही एक मेंबर क्या कर रहा है, वही कटिंग कर रहा है, वही सिलाई कर रहा है, वही कलर बना रहा है, वही काज कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, प्रोफेशनलिटी जो स्किल है दोनों में अलग अलग रहेगा, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। मनुष्य में जो है पेशी कोशिकाएं फैलती है और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहन करती है। अब यहाँ क्या कर रहा है, जो हमारे पेशी कोशिकाएं होती हैं वो फैलने सिकुड़ने का काम करती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो इस तरीके की बनी होती हैं, है ना, इस तरीके की बनी होती है, वो क्या करती है, संदेशों को इधर उधर भेजती है। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। ठीक है, पौधों में जो होते हैं वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जो पौधे होते हैं वो क्या करती हैं, भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती हैं। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम का क्या होता है, विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने के लिए दक्ष होती हैं सदैव एक समूह में रहती है। लाइक जो हमारी मसल होती है, तो मसल के सारे पार्ट एक जगह होंगे, है ना।
मतलब अलग-अलग चीज़ों के जो काम एक बंदे के द्वारा किया जाएगा, एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, उसी तरीके से हमारे ऑर्गन्स भी होते हैं, जो पर्टिकुलर ऑर्गन के द्वारा किए जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? समूह में होते हैं। सो इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य को एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह के द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे हृदय का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो हृदय के जितने भी मसल्स होंगे सब हृदय के पास ही होंगे, और हृदय जहाँ पे सेट रहता है हमारे बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड, तो वहीं पर वो रहकर के स्थित रहकर वो सारे काम अपने करेगा। कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ठीक है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ ही कार्य करने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं, है ना? जैसे रक्त हो गया हमारा, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो विशेष कार्य करने के लिए विशेष, मान लो हमारे मसल का काम क्या है? चीज़ों को हैवी उठाने के लिए, हैवी सामान को उठाने के लिए, तो जो हैवी सामान उठा सकते हैं और जो सेम टाइप के मसल है वो सारे हमारे क्या होंगे? शोल्डर में होंगे। तो इसी तरीके से अलग-अलग मसल्स क्या होते हैं? अलग-अलग जगह रहते हैं, और अलग-अलग सारे मसल्स मिलकर के सारे टिश्यूज़ जो हमारे सेल्स होते हैं, कोशिका होते हैं, वो सारे मिल करके टिश्यू का निर्माण करते हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है। और ऊतकों से मिलकर के हमारे अंग बनते हैं। तो ये कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती है। ये हमने जान लिया। अब यहाँ दे रखा है कि क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतक से बने होते हैं? अब ये बताओ, पौधे क्या होता है? पौधे को जीवित रहने के लिए उन्हें सिर्फ भोजन और हवा चाहिए, पानी चाहिए। हमारे शरीर को उससे काम चल जाएगा? आप बताओ, नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा, लेकिन हाँ पूरा पूरा डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है। देखो, आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचना तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधे और जंतुओं की संरचना एक समान होती हैं? क्या दोनों समरूप होते हैं? बताओ। दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट होता है क्या? कि पौधे जो हैं स्थिर रहते हैं, है ना? पौधे एक जगह रुके रहते हैं, वे गति नहीं करते हैं। उन्हें क्या चाहिए? हवा, पानी, चाहे कुछ भी हो, उन्हें एक जगह स्थिर खड़े होना है। क्यों? चाहे कितनी भी आंधी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, उन्हें उनके लिए घर नहीं है कि हाँ भैया बारिश हो रही है, घर में जाके चले जाओ। हाँ भैया तूफान आ रहा है, बिजली कड़क रही है, घर में जाके छुप जाओ। ऐसा नहीं होता, उन्हें एक जगह स्थिर होता है। तो ऑफकोर्स उनकी बॉडी कुछ उस टाइप की बनी होगी जैसे कि उसको मजबूती प्रदान हो, है ना? तभी कोशिका भित्ति जो है हमारे पादप में पाए जाते हैं, मनुष्य में नहीं पाए जाते, क्योंकि मनुष्य को क्या होता है? शरीर लचीलापन होता है, उसको लचीलेपन की जरूरत होती है। इसीलिए दोनों में क्या होता है? फर्क होता है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ पे से देखते हैं। चूंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। तो कौन से ऊतक होते हैं? सहारा प्रदान करने वाले, मजबूती प्रदान करने वाले। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्राय क्या होते हैं? मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। किस चीज के बने होते हैं? मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी ओर जो हम होते हैं, जंतु होते हैं, है ना? जंतु क्या करते हैं? जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं, मतलब कि घूमते हैं। तो ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं, है ना? पौधों क्या होता है? सिर्फ खड़ा रहना होता है, लेकिन हमें क्या होता है? कार्य करने होते हैं। तो कार्य करेंगे तब तो हमें ऊर्जा की जरूरत अधिक मात्रा में होगी, है ना? तो जंतुओं के अधिकांश ऊतक क्या होते हैं? जीवित होते हैं। वही पौधों के क्या होते हैं? मृत होते हैं। तो एक डिफरेंस तो ये पता चल गया कि जीव जो है इधर उधर विचरण करते हैं, और पौधे जो है एक जगह टिके रहते हैं। सेकंड थिंग कि जो पौधे की कोशिकाएं होती है वो मृत कोशिकाओं से बनी होती है, और जीवों की क्या होती है? सजीव कोशिकाओं से बनी होती है, या फिर सजीव ऊतक होते हैं। दो अंतर हमारे पता चल गए। ठीक है। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप एक और भिन्नता है। क्या? पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है ना? जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि पौधे कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही रह सकते हैं, और पर्टिकुलर पार्ट से ही मतलब वो बड़े ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जंतु में ऐसा नहीं होता है। पौधों के कुछ ऊतक जो हैं जीवन भर क्या होती है? विभाजित होती रहती है। अब कहने का मतलब क्या है? हमारा पौधा कुछ इस टाइप में होता है, तो उसका जो ये वाला पोर्शन है ऊपर वाला, वो क्या होता है? हमेशा बढ़ता रहता है। और सेकंड थिंग जो हमारा रूट होता है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। तो दो पार्ट तो क्या हो रहे हैं? बढ़ते रहते हैं। और ये जो टहनी जो यहाँ पे डालियाँ होती हैं, वहाँ से क्या होता है कि रूट का विभाजन होता है, फिर यहाँ से ये रूट विभाजन होगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, है ना? तो ऐसा विभाजित होता रहता है। सो ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों, पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया गया है। समझे? तो यहाँ पर ऊतक कुछ इस टाइप में विभाजित किया गया है, मतलब कि पेड़ों के भी विभाजन की चीज़ों को, 3 पार्ट होते हैं पेड़ के, जहाँ जहाँ से विभाजन होता है उसको भी अलग अलग नाम दिया गया है। एक हमारा तना होता है, दूसरा हमारा जड़ होता है ना? एक जड़ हो गया, एक तना हो गया, एक हमारा
ऊपर वाला होता है, ठीक है, अपेक्स पार्ट, ठीक है। सो वृद्धि अथवा विभाज्योतक तथा स्थायी उत्तक जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, क्योंकि कुछ हमारे बौने हो जाते हैं, कुछ लंबे हो जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं, है ना। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में विशिष्ट और सीमित होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। यह जहाँ पर भी आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को राइज करें, क्योंकि जब तक आपको परेशानी कही आपकी मेरे को पता नहीं चलेगा तब तक मैं उसका सॉल्यूशन नहीं ला सकती हूँ, है ना। जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप मुझे मैसेज कर दें, इस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, मैं उसकी छोटी सी जो है वीडियो आपको दे दूँगी, ठीक है, समझा करके, एक्सप्लेन करके। तो ये मूल अंतर जो है जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। अब बताओ, हम तो जीवित जीवित है ना, जीव जंतु वगैरह, तो भैया इधर उधर विचरण भी करना होता है, खाना भोजन हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट को क्या है, सारा काम एक ही जगह करना पड़ता है। तो ऑफकोर्स हम दोनों में संरचनाओं में डिफरेंट तो होगा ही ना। हम सबका ग्रोथ भी अलग है, हमारा एक लेवल है ग्रोथ का, हमारी आइज़ का, हैंड का, है ना। लेकिन उनका क्या है, उनका भी अलग है। सो विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व और दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंत ग्रंथों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होती है। अब यहाँ दे रखा है कि जटिल जंतु तथा पौधों के संदर्भ में अब हम क्या करेंगे, उत्तकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत से जानेंगे। अब यहाँ देखो, ये क्रियाकलाप दे रखा होगा, आप घर पे भी कर सकते हैं कि पादप उत्तक दे रखा है, ठीक है। पादप उत्तक दे रखा है मतलब कि इन्होंने प्याज लिया है और प्याज को पानी में डाल दिया है। जब डाला तो क्या हुआ, ये जो है ना, ये रेशे को का ग्रोथ हो गया, मतलब कि बढ़ने लगे, मतलब ये क्या है, विभाज्य उत्तक है। और रेशे बढ़ेंगे, साथ में इनकी पूंछ भी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जो पूंछ भी ना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आप सर्दियों में देखोगे कि क्या होता है जनरली, जो है प्याज हो गए, लहसुन हो गए, इनके ना पीछे से पूंछ सी आ जाती है, तो क्या होता है, वो इसके ग्रो होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ क्रियाकलाप को मैं पढ़ देती हूँ, हालांकि है कुछ नहीं, पानी में उस प्याज को डालोगे, प्याज के ग्रोथ को नोट करना है। देखो, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ ताकि आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत ना हो, ऐसा दिमाग में संशय ना रहे कि मैंने ये क्रियाकलाप नहीं किया। क्या दे रखा है कि यहाँ 2 शीशों के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। अब 2 प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि दिखाया गया चित्र में। कुछ दिन तक दोनों प्याजों की मूल की लंबाई को मापते हैं, कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है। पहले और दूसरे तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूल की लंबाइयों का 5 दिन तक निरीक्षण करें और उनमें हुई प्रत्येक दिन में वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में फिल करना है। अगर आप चाहो क्रियाकलाप करना तो आप कर सकते हो, ठीक है, हालांकि मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ देखो क्या है कि पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। भैया अगर मैं इसको देखूंगी तो क्या ये हर जगह तो नहीं बढ़ेगा ना, हर जगह नहीं बढ़ेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन ही बढ़ेगा, और बढ़ना होगा तो पीछे पूंछ भी बढ़ेगा, ठीक है। सो पौधों में वृद्धि जो है कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है, ठीक है। ऐसे उत्तकों को हम क्या बोलते हैं, विभाज्य उत्तक कहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, जहाँ से इनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। ये विभाज्य उत्तक किस भाग में स्थित होती है, विभाज्य उत्तक की उपस्थित वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ कैम्बियम पार्श्वी तथा अंतर्वृष्टि भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभाज्योतक के द्वारा तैयार की नई कोशिका प्रारंभ में विभाज्योतक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती है और परिपक्व होती है, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे उत्तकों के घटक के रूप में विभाजित हो जाती है। अब यहाँ देख लो, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, ये क्या है, हमारा ऊपर वाला पोर्शन देखो, आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है। ये क्या है, शीर्षस्थ विभाजित तक, मतलब कि यहाँ से अक्सर तुम देखोगे यहाँ पे छोटी छोटी कलियां उगती रहती हैं, है ना। ये हमारा क्या है, जो नोड होती है हमारी अंतर्विष्ट विभाजित तक, यहाँ से क्या होती है, टहनियाँ निकलती हैं ऐसी, है ना, टहनियाँ निकलती हैं। तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं शीर्षस्थ विभाजित तक, इसको हम बोलते हैं अंतस्थ विभाजित तक, और नीचे हमारा जो होता है लेटरल बोलते हैं पार्श्व विभाजित तक। मतलब ये क्या होता है, पौधों को ना मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है, ये इसको मजबूत करता है, सहारा देता है कि भैया कितनी भी मुसीबतें आ जाए, मैं इसकी जो है ना ज़्यादातर सेल मृत कोशिकाओं की बनी होती है, ज़्यादातर कोशिकाएं क्या होती है, मृत कोशिकाओं की बनी होती है। और ये
इसको जो है बेसिकली कठोरता प्रदान करने का कार्य करता है। सो किसी पौधों में विभाज्यता की स्थिति हमने देख लिया कि कैसे कैसे होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब यहाँ दे रखा है कि रोह के शीर्षस्थ विभाज्यतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। ऊपर वाला तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्यतक के कारण होता है, कैम्बियम के कारण होता है। अब यहाँ ये दे रखा है पूरा फिगर कि काट किस तरीके से होता है, एक बारी आप ये सब पढ़ लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वही 3 पार्ट को डिवाइड करके आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है कि कैसे तीनों चीज़ अपने कार्य करते हैं। कि मतलब ये हमारा पौधा है, ठीक है, यहाँ से मेरा ऊपर वाला विभाजन होता है, यहाँ से मेरी टहनियाँ निकलती हैं, ठीक है, और ये मेरी जो है लेटरल होता है। सो विभाज्यतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, उनके पास बहुत अधिक क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति होती है और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। केंद्रक देखो, भित्ति क्या होता है, मान लो हमारा ये पादप है, ओके, जो ये है ना, इसके अंदर एक, यहाँ मैं दूसरे कलर कर देती हूँ, इसके अंदर जो है एक और होती है, ठीक है। तो जो ये पिंक वाली है ये हमारी कोशिका भित्ति होती है, और ठीक है, बीच में हमारा होता है एक केंद्रक, ठीक है, जैसा मैंने बना दिया है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, बहुत सारे द्रव्य, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि क्या है इसमें। आप देखो कि उसके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है ना, बहुत अधिक कोशिका द्रव्य दिख गया होगा स्काई ब्लू कलर में। पतली कोशिका भित्ति होती है, जो यहाँ पे पिंक कलर में दिख रहा होगा, है ना, ये पिंक कलर में दिख रहे हैं। और स्पष्ट केंद्रक होते हैं, जो ये ब्लैक कलर का है, ठीक है, ये हमारा ब्लैक कलर का केंद्रक होता है। उनके पास रसधानी नहीं होती है, रसधानियाँ नहीं होती है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानियाँ क्यों नहीं होती हैं? अब बताओ, आपने पढ़ा था ना चैप्टर 5 में। आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो आप कोशिकाओं पर आधारित यहाँ पे दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं स्थायी ऊतक। कुछ ऊतक क्या होते हैं, स्थायी होती हैं, कुछ अस्थायी होती हैं। अब देखो स्थायी ऊतक क्या होती है, विभाजित ऊतक के द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है। अब देखो क्या होता है, यहाँ से हमारा क्या होता है, विभाजन होता रहता है। विभाजन होने के बाद ये हमारा क्या होता है, ऊपर आ जाता है, और फिर यहाँ पे दोबारा हमारी नोड हो जाती है। यही कह रहा है कि ये एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति को खो देती है। जब ये वाला पोर्शन हमारा विभाजित होकर यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अभी विभाजित नहीं होगा, अब ये वाला पोर्शन विभाजित होने का कार्य करेगा, ठीक है। सो जिसके फलस्वरूप ये अपनी स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो ये हमारे थी टिश्यू, ठीक है, अभी विभाजित हुई और विभाजित होकर के क्या हुई, यहाँ तक आ गई, ओके, यहाँ तक आ गई। अब ये जो है ना, ये अपने विभाजित होने की क्षमता खो चुकी है। अब ये वाला विभाजन होगा, ठीक है, और ये विभाजित होकर यहाँ आ जाएगा, तो ये विभाजन होगा और ये अपना विभाजन क्षमता खो देगा, ठीक है। तो हर एक जो है विभाजित ऊतक ही बाद में क्या हो जाता है, स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्थायी ऊतक इसका है ना, ये स्थायी ऊतक है ना। तो ये देखो, सो और यहाँ दे रखा है एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने पर की शक्ति को खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण हम कहते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार की स्थायी ऊतक का विकास करती है। नेक्स्ट है हमारा सरल स्थायी ऊतक, ठीक है, सरल स्थायी ऊतक। अब ये क्या होता है, यहाँ देखो, एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिका का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। कैसी है ये, जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्राय बंधन मुक्त होती है, इसे कोई बांध के रखता है, ये फ्री रहता है, जहाँ जाना है जो करना है करो। तो इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये ऊतक क्या करते हैं, प्राय भोजन का भंडारण करने का कार्य करते हैं। अब इसको आगे देखने से पहले थोड़ा सा ये देख लो कि यहाँ दे रखा है पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा, ये जो पहली वाली है हमारी है डायग्राम, ये जो पहला वाला है ये हमारा क्या है, पेरेन्काइमा है, और ये हमारा है कोलेनकाइमा। पेरेन्काइमा में देखो क्या है, अंतरकोशीय स्थान, यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे जो हैं, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, है ना, ये अंतरकोशीय स्थान है, ये अंतरकोशीय स्थान है, ठीक है। ये अंतरकोशीय स्थान यहाँ पे क्या करता है, भोजन का भंडारण करने का कार्य करता है, ठीक है। वही कोलेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा जो है थोड़ा कठोर होता है, ये हमारा लचीला होता है, ये कठोर होता है। तो कोलेनकाइमा में क्या देख सकते हो आप, ये जो है ना ब्लू डॉट, ये हमारा केंद्रक है, ठीक है। ये हमारी जो है रसधानियाँ हैं, ये जो बीच बीच में गैप है ये हमारी क्या है, रसधानियाँ
धानियाँ हैं। फिर हमारी कोशिका भित्ति जो है हमारी जो है ना ग्रीन कलर का पाइप दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का जो पाइप सा दिख रहा है, ये हमारी कोशिका भित्ति है और ये हमारी कोशिका भित्ति की मोटाई दे रखी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हों। यहाँ पर स्केलन कायमा का एक फिगर दे रखा है, इसको देख ले फिर आगे बढ़ते हैं हम। स्केलन कायमा देखो, अगर मेरे पास क्या है, कोई पेड़ है, ठीक है, कोई पेड़ है, अगर मैं इसको ऐसे काटती हूँ तो यहाँ पर जो मेरे को पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा ना, है ना, ऊपर वाला, वो ये है, ठीक। और अगर मैं इसको ऐसे काटती हूँ तो ये वाला जो पोर्शन है वो ये है, ठीक है। तो दो तरीके से काट रखा है, एक हमारा ऐसे करके काट रखा है, एक ऐसे काट रखा है, इन दोनों का फिगर यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें क्या है, देख लो, सरल छिद्र होते हैं जो युग्मक बनाते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको, ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, है ना, छोटे छोटे छिद्र हैं, तो ये सरल छिद्र हैं जो कि युग्मनज बनाने का काम करते हैं। युग्मनज बोले तो जीवों को बढ़ाने का, मतलब कि जनन करने का या बढ़ाने का, ग्रो करने का। वही हमारी जो लंबी काट है, लंबी काट को जब हम देखते हैं तो इस तरीके से है, संकीर्ण जो है ल्यूमेन है और लिमिट मोटी भित्ति है, पतली सी छोटी सी भित्ति है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम देख लेते, जो इस पेरेन्काइमा था हमारा, पेरेन्काइमा क्या करता था, भोजन को भंडारण करने का कार्य करता था। इसके अलावा और क्या कार्य करता है, क्वेश्चन बनता है। सो आप जो है इस टॉपिक को थोड़ा सा 2 से 3 बार आपको एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, मेरी वीडियो को 2 से 3 ट्रिपल स्पीड करके, 2-3 तो होता नहीं है, खैर 1.5 से 2 करके आप देख सकते हो 2 की स्पीड में, तो अपने आप ही चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है कि कुछ पेरेन्काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब देखो, बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण हो नहीं सकता। क्लोरोफिल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है किसी को, तो क्या होता है बेटा, पत्तियों में ना छोटे छोटे रंध्रक होते हैं, ओके, और उसमें ब्लैक ब्लैक सा डॉट होता है, या फिर कह लो कि डार्क ग्रीन डॉट होता है, वो हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल के कारण ही जो है पत्तियों का रंग हरा होता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इन ऊतकों को काइमा, या हम बोलते हैं हरित लवक हिंदी में। जलीय पौधों में क्या होता है, पैरेन्काइमा की कोशिका के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं जो है, कैविटीज होती हैं, जिसके कारण ये जल में उतरता है। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। क्यों एरेन्काइमा कहते हैं, एरेन्काइमा क्यों कहते हैं, अब ये बताओ, एरेन्काइमा के पीछे रीजन इसका क्या है। तो एरेन्काइमा का मतलब क्या है, हमारे जो है ना, इसमें एयर भरे हैं, क्या है, एयर भरे हुए हैं, क्या है, एयर भरे हुए हैं, हवा। ठीक है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एरेन्काइमा। इस तरीके से याद कर सकते हो, ए से एयर, है ना, एयर, एरेन्काइमा। ठीक है, जलीय पौधों में एरेन्काइमा होते हैं। सो पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी उत्तक कॉलेनकाइमा के कारण होता है। कॉलेनकाइमा के कारण क्या होता है, पौधे जो है ना लचीला बना रहता है, मतलब कि मान लो तेज आंधी तूफान भी आएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर अपनी जगह पे स्थित हो जाएगा। तो कॉलेनकाइमा के कारण ही जो है हमारा पौधों में लचीलेपन बना रहता है। ठीक, यह पौधों के विभिन्न भागों, जैसे कि पत्ती हो गया, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो हम इस उत्तक को हम जो है एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। ठीक, इन उत्तकों की कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ देखते हैं क्या है कि एक अन्य प्रकार का उत्तक जो हमारा क्या होता है, स्केलन काइमा। क्या होता है, स्केलन काइमा। यह उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाने का कार्य करता है। तो स्केलन काइमा का पहला कार्य क्या है, उसको कठोर बनाना और मजबूत बनाना। जैसे ही मैंने कठोर और मजबूत बोला तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा क्या, कि भैया मजबूती का काम तो नीचे वाला करता था, है ना, ऊपर वाले का काम ग्रोथ करना था, बीच वाले का हमारा टहनियों का विभाजन करना था, मजबूती का काम ये वाला पोर्शन करता था। तो कहीं ना कहीं स्केलन काइमा हमारा यहाँ पर वर्क करता होगा। ठीक है, सो हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा, यह स्केलन काइमा उत्तक से बना होता है। ठीक है, नारियल का जो छिलका होता है वो भी स्केलन काइमा के उत्तक से बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं, कठोर होती हैं, है ना, नारियल का जो, मतलब ये पानी वाला नारियल की बात करना, जैसे कठोर। ठीक है, ये लंबी और पतली होती हैं, क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है, जिससे कि इसमें संचरण हो सके। ठीक है, अब यहाँ 6.4 का फिगर सी हमने देख रखा है, ये वाला। अब इस बेस पे इसको पढ़ लेते हैं कि भैया ये उत्तक जो है
तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं के में तथा बीज और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होती हैं। ये पौधों के भागों को मजबूत बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो स्क्लेरेंकाइमा और कहाँ होता है बेटा? तो ये बीजों में होते हैं, पत्तों के छिलकों में होते हैं। ठीक है, जो पौधों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसे थोड़ा सा है ना क्रियाकलाप दे रखा है, इसको भी देख लो, थोड़ा सा देखना है तो देख लो, या फिर इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें, हल्का सा दे रखा है। हम आगे देखते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो है हमारे बुक में क्लियर दे रखा है डिफाइन करके। क्रियाकलाप आप देख भी लीजिएगा खुद से, तो आपको समझ आ जाएगा इजीली। यहाँ वीडियो को लंबा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आ जाओ। सो जो आप देख रहे हैं वह क्या है? यहाँ क्रियाकलाप दे रखा है, और जो आप देखोगे उसमें वो क्या होगा? कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत, जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? प्राय कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिक मोटी हो सकती है। ठीक है, जो जल के क्षय को बचाव हेतु महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि हमारे राजस्थान वगैरह में हो गया, कैक्टस का पौधा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें जल की कम मात्रा की ज़रूरत होती है, या फिर इसमें पत्ते के बजाय कांटे होते हैं, ताकि जो है वाष्पीकरण से जल का उत्सर्जन कम हो सके और पौधों को जल पर्याप्त मात्रा में मिल सके। सो पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है। यह पौधों के सभी भागों में रक्षा करती है। ठीक है, एपिडर्मल कोशिका पौधों के बाह्य स्तर पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल के क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात और परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की जो है रक्षा करती हैं, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। अतः इसकी कोशिका बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के अच्छी परत बनाती है। मतलब कि जैसे कि अब तुमने देखा होगा पौधा, जैसे हमारे गुलाब का पत्ता ले लो, गुलाब का जो हमारा होता है ना, गुलाब नहीं, कमल का, कमल का पौधा पानी में उगता है। ठीक है, और पानी में जो उसके पत्ते कुछ इस तरीके के होते हैं ना, इस तरीके, इस पे देखोगे पानी की एक बूंद भी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? वो फिसल जाती है, तो वो इसी के कारण होती है। ठीक है, सो अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत क्या होती है? चपटी होती हैं। सामान्यतः उनके बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो अंतर हमारे अंदर होते हैं, पत्तियों के अंदर वाला पोर्शन वो पतली होती है और ऊपर वाला जो है मोटी होती है। सो पत्ते की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अब देखो, स्टोमेटा क्या कहते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं रंध्र। हमारी पत्तियां होती हैं, पत्ते में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, जो हमारे वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है। मतलब कि अगर पौधे में अलग, पत्ते में अगर ज़्यादा पानी है, पौधे में ज़्यादा पानी है, तो इससे बाहर निकालने का कार्य होता है। और अगर पौधों में कम है पानी, तो हमारे एनवायरनमेंट से इससे पानी लेके पौधों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इन छिद्र को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अभी इसका फिगर बुक में भी दे रखा होगा, मैं आपको दिखाऊंगी। सो स्टोम फिलहाल मैंने ये स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, ऐसा ही होता है। सो स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेर के रखती है। मतलब कि कुछ इस टाइप की कोशिकाएं घेर के रखती है, जिन्हें हम रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य भी करती है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकालना और की क्रिया को स्टोमेटा के द्वारा ही किया जाता है। मतलब कि पानी को निकालना और लेना। याद करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? भैया बताओ। CO2 की। और पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें कि किस तरीके से पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। हालांकि मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया है कैसे करते हैं। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। अब यहाँ देखो कि जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। एपिडर्मल कोशिका जो हमारे जड़ में भी होती हैं, तो वो क्या कार्य करती है? पानी को सोखने का। साधारणतः उनमें बाल जैसे पृष्ठधर्भ होते हैं। मतलब कि जो जड़ें होती हैं ना, जड़ें, उसमें क्या होते हैं? रोमटे रोमटे होती हैं ना, देखा होगा तुमने, रोमटे रोमटे होती हैं, है ना। मतलब कि ये मेरी जड़ है। ठीक है, इसमें भी हमारे रोमटे होती हैं, रोमटे जैसे होती है ना, अगर देखा होगा तो साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रदर्भ होते हैं, जिसमें जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है और उनकी जो है पानी सूखने की क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि होती है। जो हमारे मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मल में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? अरे ऑफकोर्स भैया, क्योंकि वहाँ पानी कम होता है राजस्थान जैसे इलाकों में, तो अगर जल अवशोषण उसमें ज़्यादा होगा तो वो पेड़ जीवित कैसे रहेगा? है। आपने ऊँट के बारे में भी सुना होगा कि ऊँट एक बार पानी पी लेता है, हफ्ते भर उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी मिलती नहीं है। उसे भी पता है कि पानी जनरली रोज़ मिलना नहीं है, तो एक ही बार पेट भर के पानी पी लेता है जहाँ से उसे मिलता है, और हफ्ते तक बिना पानी पिए रह सकता है। अब यहाँ देखो, टॉपिक पे आते हैं। क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? हाँ भैया, जो नया तना आएगा वो सॉफ्ट होएगा, है ना। अब पेड़ का जो बाहरी शाखा होगा वो मजबूत होएगा, कठोर होगा, मृत
शेल से बना होगा और ऊपरी वाला क्या होता है, उसे विभाजन का कार्य करना होता है, तो वो सजीव या फिर जीवित कोशिका का बना होता है। चलो आगे आ जाओ। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसमें बाह्य सुरक्षात्मक ऊतक में कुछ परिवर्तन होता है। कैसा होता है भैया, वो कठोर होते लगता है ना। सो द्वितीय विभाजित ऊतक की एक पट्टी जो क्रोटेक्स में होती है, कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों को जो है बनाती है। इन छालों को हम क्या बोलते हैं, कोशिकाएं मृत, है ना। लुई लुई का याद आ गया होगा, लुई कॉक के बारे में, लुई है ना, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था, जिसमें जो है लुई हुक, कॉक कह रही हूँ, लुई हुक ने क्या किया था, कॉक के ऊपर ही अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया था। सो ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती है। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक एक पदार्थ होता है। इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। सुबेरिन क्या करता है, इसमें हवा और पानी को आने जाने से रोकता है। ठीक है, यहाँ आपको दे रखी है कि एपिडर्मिस की एक छाल दे रखी है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है और इसका कार्य होता है पौधों की रक्षा करना, क्योंकि ये कठोर हो जाता है और मृत कोशिकाओं का बना होता है। अब आ जाओ हम जटिल कोशिका के बारे में जानें कि जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है। कि अब हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक पर विचार कर चुके हैं, जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारणतः स्थायी ऊतक कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। अब देखो, पौधों का क्या था, स्थायी ऊतक था। अब जटिल ऊतक हम मानव जैसे भी हो जाते हैं, हालांकि पौधों में भी कुछ जटिल ऊतक होती हैं। अब यहाँ दे रखा है जाइलम और फ्लोएम, इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। क्या क्या है, जाइलम और फ्लोएम। तो जौ से जल, ठीक है, जौ से जाइलम, ज से जल, जौ से जाइलम, फौ से फ्लोएम, फौ से फूड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि जाइलम का कार्य होता है जल का फ्लो करना और फ्लोएम का कार्य होता है फूड का फ्लो करना। जाइलम का कार्य होता है जल का फ्लो करना और फ्लोएम का कार्य होता है, क्या होता है, फ्लोएम का कार्य होता है फूड का फ्लो करना। ठीक है, आई होप कि इतनी आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों। अब देखो क्या है, इसी प्रकार के जटिल ऊतकों का उदाहरण दे रखा है जाइलम फ्लोएम। सो इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। संवहन ऊतक, अभी मैंने बोला कि इनका काम क्या है, जल और फूड को एक जगह से दूसरी जगह का भेजना। तो इसको हम संवहन कर ऊतक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये संवहन करने का कार्य कर रहे हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन क्या होता है, ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता होती है जो कि उनके स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि ये तने का एक भाग दिखाता है। यहाँ देख रखा है फिगर आप देख लीजिए कि कहाँ दिखा रखा है, ये रहा, ये देख सकते हैं, ये हमारा ट्रेडिक्स है, विवाहिका हो गई। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे छिद्र आपको दिख रहे होंगे और ये हमारे जाइलम पेनिकाइमा हो गए, कोशिकाएं, कोशिका द्रव्य भर रखा है पूरा और इसमें केंद्रक देख सकते हैं। इधर देख लें आप, ये हमारा क्या है, फ्लोएम। ये हमारा क्या था, जाइलम, जो जल का परिवहन करने का कार्य कर रही है। हमारा जाइलम है, जल का परिवहन करने का कार्य करता है और ये हमारा क्या है, फ्लोएम है। और यहाँ हमारा फूड का जो है एक जगह से दूसरी जगह परिवहन होता है। यहाँ आप देख सकते हो कि चालनी प्लेट है जो चालने का कार्य कर रही है, चालनी नलिकाएं होती हैं, मतलब कि नलिकाएं के द्वारा उसे छान कर भेजा जाता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा दे रखा है। पेरेन्काइमा क्या करता है, पौधों को लचीला बनाने का कार्य करता है और साथ ही जो है कोशिकाएं दे रखी हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको दिख गया होगा, जटिल ऊतकों के प्रकार। अब आगे आते हैं, यहाँ पर क्या है, फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है क्या, हमारे जाइलम और फ्लोएम। ट्रेडिक एवं वाहिका की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती हैं और उनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत भी होती हैं। ट्रेडिक और वाहिकाओं की संरचना कैसी होती है, नलिकाकार होती है, जो हमने अभी देखा है। इन सब फिगर को क्या करोगे बेटा, आप सभी ड्राइंग अपने हाथों से फिगर बनाओगे और उनके नेमिंग भी खुद करोगे, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लास 9th है, बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, तो आपको जो है मेहनत करनी है। ठीक है, आप मेरे बच्चे हो। सो इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पैरेन्काइमा क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है और जाइलम फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, मतलब कि जो हेल्प करने का कार्य करता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा फ्लोएम रेशे से मिलकर बना होता है। फिगर में दिखा रखा है, मैंने आपको दिखा दिया। चालनी नलिका क्या होती है, छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिका होती है। चालने से आपको समझ आ रहा होगा क्या होता है, छिद्र 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 होते होंगे। ठीक है, जो चालने का कार्य करता होगा, जैसे चाय छानना है ना, चाय को या आटा को चालना। ठीक है, सो
फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जो हैं जीवित होती हैं। जो है पौधे का खत्म हुआ, अब हम आते हैं जीवों के ऊपर, जीवों का। ठीक है, तो अब बताओ, जंतु ऊतक के बारे में जानते हैं कि जब भी हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस करते हैं, है ना। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशी कोशिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो आमाशय दे रखा है। आमाशय का एक छोटे से पार्ट को कुछ इस तरीके से दिखा रखा है। उसको जब देखा गया है तो कुछ इस तरीके का दिखता है, चिकनी पेशीय जैसा। ओके, सो चिकनी पेशियों में क्या होता है, केंद्रक होता है। चिकने पेशीय रेशे होते हैं और ये हमारे कोशिकाएं, ये क्या है, पेशीय कोशिका। अब आगे आ जाते हैं। सो इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। सांस लेते समय क्या होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं और ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, तो भैया ये फेफड़ों के द्वारा अवशोषित हो जाती है और रक्त के साथ शरीर के सभी भागों में पहुंच जाती है। देखो यहाँ पर आप देखो, 10th में आओगे, 10th में आपको पता चलेगा क्या होता है कि हमारे जो है ना जब हमारे फेफड़े में 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, 4 कोष्ठक होते हैं। एक में हमारा ऑक्सीजन जो ब्लड के जितने भी हमारे CO2 भरे रहते हैं ब्लड में, वो हमारा आता है बॉडी के अंदर फेफड़ों में, और वहाँ से क्या होता है, हार्ट तक पहुँच जाता है। हार्ट तक पहुँच करके हार्ट क्या करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन जो है मिक्स कर देता है। ऑक्सीजन वाला जो है ब्लड हमारे पूरे शरीर में भेज दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाले को बाहर निकालने का कार्य करते हैं नासिका द्वार के द्वारा। ठीक है, सो ये तो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, आपके काम का नहीं है फिलहाल। तो यहाँ देखो अपनी क्लास वाला। सो कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, भैया सांस लेने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखो बेटा, आगे हम पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा देने का कार्य करती है। इसे हम पावर घर या फिर बिजली घर भी कहते हैं। पावर प्रदान करने का कार्य करती है बॉडी में। सो जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, क्लास चैप्टर 5 में हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हाँ 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 हाँ, मुझे लगा इसी चैप्टर में, चलो कोई नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को के बारे में क्लास जो है चैप्टर 5 में हम पढ़ चुके हैं, क्लास 9th की। ठीक है, क्लास 10th में भी है ये, और क्लास 9th में शायद आप फर्स्ट टाइम इसे मीट कर रहे हो। क्लास 8th में आप सबने ध्यान नहीं दिया होगा, हालांकि एक दो बार इसका जिक्र वहाँ पर भी किया गया है। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारा पावर हाउस है, और चैप्टर 5 में दे रखा है। मुझे लगा इसी चैप्टर में नेक्स्ट आगे होगा, बायो का ही है। ठीक है, सो अब क्या होता है, इनका काम क्या था, बिजली प्रदान करने का, मतलब शरीर को ऊर्जा देने का। तो रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। उदाहरण के लिए क्या क्या ले जाएगा भैया, ये भोजन और ऑक्सीजन के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये शरीर के सभी भागों से अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। ठीक है, रक्त और पेशी दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतक के उदाहरण दे रखे हैं, है ना। सो उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशी ऊतक का एक प्रकार है। ठीक है, अब यहाँ देखो एपिथेलियम के बारे में जानते हैं। एपिथेलियम ऊतक क्या होता है कि जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक हमारे क्या होते हैं, एपिथेलियम ऊतक होते हैं। क्या, जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए जो ऊतक कार्य करता है वो हमारा एपिथेलियम ऊतक होता है। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं, कवर करते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा हो गया, मुंह हो गया, आहार नली, रक्तवाहिका नली का स्तर, फेफड़ों की कोशिका, वृक्क नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। और एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती है। यहाँ अलग अलग प्रकार के एपिथेलियम ऊतक के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि शल्की हमारा एपिथेलियम ऊतक एक स्क्वायर जैसा होता है। ठीक है, इसमें हमारी जो है इस तरीके से बने होते हैं केंद्रक और झिल्ली। फिर हमारा क्या होता है, घनाभागार, घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक होता है जो क्यूब की तरह बने होते हैं, क्यूब की तरह, घनाभ की तरह बने, सॉरी क्यूबॉइड की तरह बना होता है ऊतक, घनाभ की तरह। फिर हमारा क्या होता है, स्तंभाकार, स्तंभ मतलब कि ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, ये स्तरित शल्की। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के हमारे एपिथेलियम ऊतक हैं। आज उसके बारे में थोड़ा सा हम जानें। सो इन परतों के बीच क्या होती है, चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं और कोशिका के बीच बहुत कम स्थान होता है। तो
चिपकने वाला पदार्थ उसमें कम होता है और उनके बीच क्या होता है, स्थान भी कम कम होता है। तो स्पष्ट है कि जो भी पदार्थ शरीर के में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम के किसी परत से होकर अवश्य गुजरता होगा। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच की परागमी शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थ के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भैया बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए और शरीर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ों को लाने में इसका काम एपिथेलियम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली नीचे रहने वाले ऊतक से अलग करती है। चित्र में दर्शाया गया जो मैंने आपने देख लिया है कि किस किस प्रकार के हैं। विभिन्न एपिथेलियम की संरचना विभिन्न प्रकार की होती है। अलग अलग एपिथेलियम का कार्य अलग अलग होता है, उसी के हिसाब से इनकी संरचनाएं भी होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। उदाहरण के लिए दे रखा है कि कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या फिर कुपिका, जहाँ पदार्थों की संवहन वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, वहाँ पर एक चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिका होती है, जैसा कि पहला वाला हमारा है। इसको जो है सरल शल की एपिथेलियम भी कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है और कोमल अस्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुख जो हमारा है, मुख का स्तर शल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा नहीं, इन्हीं शल्की एपिथेलियम से बनी होती है। यहाँ पर दे रखा है कि त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इसको कटने फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। जैसे कि दिखा रखा है कि घनाभाकार हो गया ना, स्तंभाकार हो गया या नीचे वाला, ये सारी ठीक है। तो ये हमारे क्या है, लेयर में होती है ताकि जो है बॉडी को हानि ना हो इजीली। चूंकि ये कई परतों में पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित शल्की एपिथेलियम कहते हैं। जहाँ ये नीचे वाला स्तरित शल्की एपिथेलियम, क्योंकि इसमें बहुत सारे परतें होती हैं, बहुत सारे परतें होती हैं, है ना। यह स्तंभाकार जो है वहाँ अब यहाँ दे रखा है जैसे आंत के भीतरी स्तर जो है लिंगिंग में, वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिका मौजूद होती है, इसलिए वहाँ पर कैसा वाला स्तंभ वाला जो है एपिथेलियम होता है। अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षाभ सीलिया होते हैं, जो कि एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। ये पक्षाभ गति कर सकने तथा इसकी गति जो है श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षाभी स्तंभाकार एपिथेलियम भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको नोट करने लायक है। छोटे छोटे अगर नोट बनाते जाएं तो वो बेटर रहेगा, और नहीं तो आप बुक पढ़ें तो अंडरलाइन करते जाएं, ठीक है। तो बाद में चीज़ों को देखने में आसानी होती है, या फिर हाईलाइटर का यूज़ करें, ठीक है। तो जिससे आपको चैप्टर बार बार रीड करने में थोड़ा सा पॉइंट ऐसा होता है कि कुछ नोन सा लगता है, ठीक है। घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि को नली के स्तर पर निर्माण करता है, जहाँ यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। अब यहाँ देखो, आप पता है कैसे नोट बना सकते हो। मान लो आपने जो हमारे 4 प्रकार के हैं, तो चारों को अलग अलग बॉक्स में कर दो, और जिसका जिसका जहाँ जहाँ पे जिक्र आ रहा है वहाँ वहाँ एक बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। और कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग जो है अंदर की ओर मुड़ा होता है और एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। ये ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। अब आ जाओ हम संयोजी ऊतक के बारे में जाने कि क्या होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक रक्त एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक, ठीक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं कि संयोजी का मतलब ये समझ लो कि जमा या फिर जोड़ने का कार्य, ठीक है। संयोजी का मतलब जमा या फिर जोड़ने का कार्य। इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। क्या संकेत दिया गया है बताओ। एक संकेत दिया गया है कि आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी दें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में क्या होती हैं, कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय साधात्री आधात्री मैट्रिक्स में घसी होती है, ठीक है। यह आधात्री जेली की तरह क्या होती है, तरल, सघन या कठोर हो सकती है। कैसे हो सकती है, या तो तरल हो सकती है, सघन हो सकती है, या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। यहाँ पर क्रियाकलाप दे रखा है, मैं जस्ट रीड कर देती हूँ, आप लिख लेना। क्या दे रखा है इन्होंने कि रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं की सूक्ष्मदर्शी से देखें। तो भैया ये आप लैब में कर सकते हो। जनरली मैं बता दूं इसमें क्या होता है भैया, एक आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। 3 चीज़ों से मिलकर हमारा ब्लड बना होता है, ठीक है। अब देखो,
आरबीसी का काम क्या होता है? ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, ऑक्सीजन को। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे जो है बॉडी को रक्षा करता है, मतलब कि यूँ कह लो कि हमारे ये क्या होते हैं, वॉचमैन की तरह कार्य करते हैं, या फिर रक्षक के द्वारा कार्य करता है, रक्षक की तरह कार्य करता है कि हमारे बॉडी में किसी भी बीमारी को ईज़िली एंटर करने नहीं देता। प्लेटलेट्स क्या होता है भैया? हमारे जो कट-वट हो जाता है, टूट-फूट हो जाता है शरीर में, तो ब्लड निकलने लगता है। जो ब्लड बहने से रोकने के लिए क्या करता है, ये थक्का बिठाने का काम करता है। जो मोटे-मोटे गाँठ सी बन जाती है ना, चोट लगता है तो वहाँ पे एक ब्लैक-ब्लैक सा परत हो जाता है, तो हमारी प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है, ठीक है? अगर प्लेटलेट्स ना हो तो हमारा ब्लड बहता रहेगा और हम बहुत जल्द ही जय श्री राम हो जाएगा। चलो आ जाओ। रक्त के तरल अधात्रि भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएँ रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में क्या होते हैं? प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करता है? संवहन करने का कार्य करता है। अब ये हमारे जो है डायग्राम्स दे रखे हैं, इस फिगर को आप देख लीजिएगा और अपने हाथों से एक बारी बना करके कोशिश करिएगा इसके नामों को नामकरण करने का, ठीक है? तो आपको याद हो जाएगा। चलो, अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण दे रखा है कि ये पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती हैं। ये मांसपेशियों को क्या करती हैं? सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती हैं। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों में क्या उपयोग है? तो अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती हैं और ये कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। ये हमारी हड्डियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? सो दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्नायु, अस्थि बंधान तंतु कहते हैं, से जुड़ी होती है। जैसे हमारे जॉइंट्स जहाँ पे होते हैं, जॉइंट वगैरह, ठीक है, बॉडी के। तो ये ऊतक बहुत ही लचीला एवं मजबूत होता है। जैसे हमारे घुटना हो गया, कोहनी हो गया, उंगलियों के जो 3 पार्ट होते हैं ना, उस तरीके से। सो स्नायु में अधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों से जोड़ती हैं। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक क्या है? हमारा टेंडोन है, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलापन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं, जो हमारे उपास्थि होते हैं। अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पे? कार्टिलेज, ठीक है? उपास्थि, अस्थि और उपास्थि। तो उपास्थि हमारे खोखले होते हैं थोड़े, ठीक है? जनरली पक्षियों में उपाक्षी ही होते हैं, उपास्थि ही होते हैं, कार्टिलेज ही होते हैं। इसी के कारण वो हल्के होते हैं, कि हड्डियाँ होती हैं बट वो खोखले होते हैं। सो एक अन्य प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक होता है उपास्थि हमारा, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है, मतलब कि खोखले होते हैं, ठीक है? इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि कहाँ कहाँ होती है? तो भैया नाक में होती है, कान में होती है, कंठ में होती है, श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं, परंतु हाथ की जो अस्थि है उसको नहीं। उपास्थि थोड़ी सी लचीली भी होती है, लेकिन हड्डियां जो हमारी अस्थियां होती हैं वो कठोर होती हैं। यहाँ पर देखो, एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होती है? तो भैया वसा का संग्रहण करने वाले का वसामय ऊतक त्वचा के नीचे जो होती है हमारी आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। कहाँ? वसामय ऊतक। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है और संग्रहित होने के कारण ही यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करती है, मतलब कि ऊष्मा का अवरोध करने का कार्य करती है। अब हम जानते हैं थोड़ा सा पेशीय ऊतक के बारे में। पेशी जो हमारी मांसपेशियां वगैरह होती हैं, ठीक है? सो पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। किसकी बनी होती है? लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे हम पेशीय रेशा, जिसे हम मसल फाइबर भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं तथा हाथ और पैर में विद्यमान पेशी को हम अपने अकॉर्डिंग गति करवा सकते हैं। वही कुछ होते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ठीक है? सो इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकने वाले को हम क्या बोलते हैं? उनकी गति को रोक सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस तरह की पेशियों को हम बोलते हैं ऐच्छिक पेशी, वॉलेंटरी मसल्स, ठीक है? इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं और शारीरिक गति में सहायता
करती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियाँ हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होते हैं। इसी कारण इसे हम रैखिक पेशी भी कहते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जो हैं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती हैं। ठीक है। सो आहार नली में भोजन का प्रवाह, रक्त नलिका का प्रवाह एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। भैया ये हमारा क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो अपने आप ही होता है। ठीक है। तो इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं करते हैं, वो अपने आप ही होती है, अर्थात हम इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। ओके। सो चिकनी पेशी हमारे चित्र में दिखा रखा है, आप देख लीजिएगा, अभी दिखा दूंगी मैं। अथवा इसे हम बोलते हैं अनैच्छिक पेशियां, इनकी गति को नियंत्रित करती है। यह आँख की हमारी पलक हो गई, अपने आप ही झपकती रहती है। मूत्रवाहिनी, बाथरूम आना, फेफड़ों की श्वास नली, इसको हम बाथरूम को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप ही होता है। फेफड़ों की श्वास नली में भी पाया जाता है, मतलब हमारे फेफड़े भी कितने पंप करेंगे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, उनका अपना ऑटोमेटिक है। ठीक है। सो कोशिकाएं लंबी, इनका आखिरी सिरा नुकीला होता है, तर्क रूपी, स्प्लेंडर शेप्ड होता है। ये एक केंद्रकीय होती हैं और इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम अरेखित क्यों है बताओ? हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर के प्रसार एवं संकुचन करती है। हृदय क्या होता है, पंप करने का काम करती रहती है, जो पंप करने का कार्य करती रहती है। ठीक है। ये लगातार होता रहता है, जब इसने रोक लिया पंप करना, समझ लो व्यक्ति की मौत हो गई। ठीक है। तो ये जीवन भर चलती रहती है। ये अनैच्छिक पेशी का उदाहरण है, हृदय पेशी कहा जाता है इसे हम। हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती है, बेलनाकार होती है, शाखाएं वाली होती है और एक केंद्रकीय होती है। ठीक है। रेखीय पेशी उत्तक आप देख लीजिए, रेखीय पेशी उत्तक कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ हमारा ये देखो केंद्रक दे रखा है, ये हमारे केंद्रक हैं। और ये हमारी धारियां हैं। ठीक है। इसलिए इसे हम रेखीय पेशी उत्तक कहते हैं। ये हमारी चिकनी उत्तक दे रखा है, ये देखो चिकनी, इसमें हमारा क्या है, तर्क रूपी पेशीय कोशिका। ये देखो इस तरीके से हमारे ये हो गए, ये हो गए, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। और ये हमारे केंद्रक हैं। उसके अलावा नीचे हमारा लास्ट क्या है, हृदय पेशियां या कार्डियक पेशियां। इसमें हमारे केंद्रक आप देख सकते हो, ये हमारे डॉट डॉट से, ये डॉट डॉट से ये हमारे केंद्रक हैं और ये हमारी जो है धारियां हैं लंबी लंबी। ओके। फिगर आपने देख लिया, चैप्टर को आपने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं तंत्रिका। तंत्रिका को हम पहले देख लो। तंत्रिका कुछ इस तरीके का दिखता है, हमारी जो नसें हैं उससे ध्यान रखोगे वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये हमारा केंद्रक होता है बीच में, ये हमारा डेंड्राइट है, जो जड़ें इस तरीके से निकल रही हैं। ठीक है। ये हमारा है कोशिका काय, ये पूरा, ये हमारी तंत्रिका है। ठीक है। न्यूरॉन तंत्रिका उत्तक इसे हम कह सकते हैं। ठीक है। आज उसके बारे में जानते हैं। तंत्रिका उत्तक का कार्य क्या होता है, सबसे पहला काम, तो सभी कोशिकाओं में उत्तेजना और अनुकूलन प्रतिक्रिया को क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका उत्तक की क्या होती है, कोशिकाएं बहुत ही शीघ्र उत्तेजित होती है और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। जैसे मान लो कि हमारे बॉडी में तंत्रिका उत्तक का क्या कार्य होता है, क्या होता है, मान लो हम जो है किसी भी गर्म पतीले को चूल्हे से उतारते हैं, हाथ टच करते हैं, हाथ हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वो जो तंत्रिका कोशिका होती है हमारे दिमाग को ये संदेश देती है कि भैया ये पतीला गर्म है, इस बर्तन गर्म है, इससे हाथ हटा लो, तो फटाक से हम हाथ हटा लेते हैं। तो ये काम बहुत ही जल्दी तेजी से करने का कार्य करती है। अब यहाँ देखो क्या है, मस्तिष्क, मेरी रज्जु, मस्तिष्क जो है मेरी रज्जु तथा तंत्रिका, सभी तंत्रिका उत्तक की बनी होती हैं। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहा जाता है। आपने क्लास शायद 8th में पढ़ा होगा कि किस तरीके से पतीले का एग्जाम्पल 8th में ही है। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले वालों जैसी शाखाएं निकलती हैं, चित्र में दिखाया गया है। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबी परधर्व होता है और जिसको हम एक्सोन कहते हैं, तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले परधर्व डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी उत्तकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तकों के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है।
सो हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं हमने पूरे चैप्टर में क्या सीखा। उसको एक नज़र में फटाफट देखते हैं और ये चैप्टर हम कंप्लीट करके वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना और कार्यात्मक एक समान होते हैं। पौधों के उत्तक, पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक विभाजित उत्तक, एक स्थायी। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन हमारा विभाजित होता रहता है, नीचे वाला स्थायी रहता है। विभाजित उत्तक हमारा क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक उत्तक का एक विभाज्य उत्तक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। स्थायी उत्तक विभाज्य उत्तक के से बनते हैं जो विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं तथा इनको सरल और जटिल उत्तक में वर्गीकृत किया गया है। इसको हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा सरल उत्तक के 3 प्रकार दे रखे हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक के 2 प्रकार हैं। एपिथेलियम पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका उत्तक जंतु उत्तक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियम उत्तक को शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय, ग्रंथिल श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी उत्तक के विभिन्न प्रकार हैं। एरिओलर उत्तक, एडिपोज, वसामय उत्तक, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त, रुधिर। पेशी उत्तक के 3 प्रकार होते हैं, रेखीय, आरेखित, कार्डियल, हृदय पेशी। तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदन को प्राप्त करके संचालित करता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि चीज़ें हमें पता चले और उसको हम इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद।